first information report is nowhere defined under the CRPC. It is the first information regarding to the cognizable offence. That's why it is known as the cognizable offence. That's why it is known as the first information report. आपके यहाँ जो मार्जिनल हेड लिखा हुआ है सेक्शंस में, वो क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द कॉग्निजेबल केसेस. दैट्स ऑल. एफआईआर शब्द को मेंशन नहीं किया गया. मैंने आपसे कहा था कि आपके यहाँ जो एफआईआर है वो संज्ञेय अपराध के बारे में बात कर रहा है, और संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में पहली सूचना होती है जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाती है, और इसलिए उसे क्या कह दिया जाता है? एफआईआर कहा जाता है. एफआईआर के कुछ एसेंशियल मैंने आपको बताए थे. पहला जो एसेंशियल है आपका, मैंने बताया था कि इट इज ऑलवेज फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल. कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ये होती है पहली चीज. एंड इट इज ऑलवेज मेड बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. तो थाने के बाहर साधक अधिकारी के सामने की जाती है. इट इज आइदर ओरल और रिटन. या तो ये ओरल हो सकता है या तो इन राइटिंग होगा. और यदि वर्बली है ये या ये ओरल है तो ऐसी स्थिति में रिड्यूस इन राइटिंग. ऐसे ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा उसे राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा या उसके द्वारा उसे लिखवाया जाएगा. और जो लिखवाया गया है और लिखा गया है, इट इज जस्ट रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट. इसे पढ़ करके सुनाया जाएगा, और पढ़ करके सुनाने के बाद उस इंफॉर्मेंट की उस पर सिग्नेचर ली जाएगी, सिग्नेचर लिया जाएगा. और उस इंफॉर्मेशन की जिस्ट जो है, उसका जो सब्सटेंस है, वो पुलिस स्टेशन में जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड एक रजिस्टर में एंटर किया जाएगा. एंड दैट इज जनरली नोन एज द जनरल डायरी. इसे जीडी बोला जाता है. दो तरीके की डायरी आप पढ़ेंगे, केस डायरी होता है और दूसरा जनरल डायरी होता है. तो केस डायरी हम लोग पढ़ेंगे 172 में, जो कि वो अपने साथ लेकर के कैरी करता है. और जनरल डायरी जो होती है वो थाने पे रखी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रेस्क्राइब्ड है. तो जो इंफॉर्मेशन नरेट किया गया है, उस इंफॉर्मेशन की जिस्ट को इंटर जो किया गया है उस रजिस्टर में, वही दैट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ एफआईआर. वही आपका क्या होगा? एफआईआर होगा. फिर मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी ज्यूरिसडिक्शन, देयर इज नो एनी ज्यूरिसडिक्शनल बार टू लॉज एफआईआर. एफआईआर लॉज करने के लिए कोई ज्यूरिसडिक्शन का बार नहीं है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है उसी की ज्यूरिसडिक्शन में आपको एफआईआर करना है. नो, ऐसा नहीं. किसी भी थाने के बाहर साधक अधिकारी को ऐसी सूचना दी जा सकती है, और यदि वो उस थाने की सीमा के भीतर, उसके क्षेत्राधिकार के भीतर यदि ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है, तो उस पर कोई नंबरिंग नहीं की जाती है. वो आपकी 0 एफआईआर मानी जाती है. और एफआईआर लॉज करने के बाद कंसर्न थाने को वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है. अब वो थाना उसे नंबरिंग करता है. ठीक है. तो ये क्या है आपका? 0 एफआईआर. फिर मैंने आपसे बताया था कि ये एफआईआर की जो कॉपी है, एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देन एंड देयर ये क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेंट को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इमीडिएटली फॉरवर्ड किया जाएगा. ठीक है. ये उसे दे दिया जाएगा इंफॉर्मेशन. और फिर वहां पर रेमेडी बताई गई है कि एफआईआर जो लॉन्च किया गया है, और ऐसा पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी यदि एफआईआर लॉन्च करने से डिनाई करता है, तो कंसर्न सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, जो उस जिले से संबंधित एसपी हैं, उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप ऐसे जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो. यहाँ पे ऐसा एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे या करवाएंगे. सेल्फ भी कर सकते हैं. और आपको पता है सुपीरियर ऑफिसर के पास वो सारे पावर होते हैं जो इंफीरियर ऑफिसर के पास है, सबऑर्डिनेट के पास है. ये हम लोग पढ़ेंगे. वो खुद भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, किसी दूसरे को ऑथराइज करेंगे वो इन्वेस्टिगेट करे. और इन केस कि ऐसा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी इस बात को कंसिडर नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में 156 क्लास 3 के अंतर्गत वो कंप्लेंट कर सकता है. कंप्लेंट करेगा 156 क्लास 3 के अंतर्गत वो कंप्लेंट कर सकता है. और ऐसी जो कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट भी यदि रिजेक्ट हो गई है तो 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप मैंडेमस के लिए रिट फाइल कर सकते हैं.
मैंडमस की रिट के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये आपकी रेमेडीज है जहां पे आपके राइट्स को कंसिडर किया गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एफआईआर लॉन्च की जा रही है, उस एफआईआर को लॉन्च करते समय यदि ऑफेंस किसी वुमेन से रिलेटेड है तो ऐसा एफआईआर ऑलवेज वुमेन पुलिस ऑफिसर या ऐसी महिला अधिकारी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, महिला अधिकारी के द्वारा। 2013 में अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को जोड़ दिया गया कि ऐसा कोई एफआईआर लॉन्च कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि यदि एफआईआर को डिले से लॉन्च किया जा रहा है तो उसकी एविडेंस वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैंने बताया था कि इट इज नॉट डेट्रीमेंटल इन ऑल केसेस इफ द एफआईआर लॉन्च इन अ डिले। ये हर समय खतरनाक नहीं है, हर समय बेकार नहीं है। यानी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यदि इस बात को शो करता है कि देयर इज अ लॉजिकल रीजन, देयर इज अ ग्राउंड टू लॉस इन अ डिले, तो फिर ऐसी स्थिति में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किया जा सकता है। और वो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में बताया है, ठीक है, जो गाइडलाइंस है। और वो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि यदि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस है या ऑफेंडर्स की इन्फ्लुएंस सोसाइटी में इतना ज्यादा है कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है, या कन्वीनियंस नहीं है आपके पास थाने तक पहुंचने के लिए, या वेदर नहीं है, या आप फिजिकली और मेंटली सॉफ्ट कंडीशन में है, या आपका कोई फिजिकल इंफॉर्मिटी क्रिएट हुई है आप में, तो ऐसी कंडीशन में एफआईआर का डिले होना लाजमी है और उसे कंसिडर किया जाएगा। पर्पज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि पर्पज एफआईआर को इमीडिएट लॉन्च करने का ये होता है कि वहां से एविडेंस कलेक्ट करने में और इंफॉर्मेशन को गैदर करने में आसानी होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे दोनों फ्रंट पे गड़बड़ियां होती है। एक फ्रंट ये है कि आपको चीजों को नैरेट करने और फैब्रिकेट करने का टाइम मिलता है, और दूसरी तरफ ये है कि जो भी एविडेंस है उन्हें टेम्पर किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन खराब होता है, और ऐसी स्थिति में कोई एविडेंस आपके हाथ नहीं लगने वाला है, तो फाइनली चीजें जो है वो सफर कर जाएंगे। तो इसलिए एफआईआर क्या होना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ये लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन ये यदि लॉजिकल ग्राउंड है तो फिर इनके आधार पर उसे कंसिडर किया जाए। तो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। मेयर ऑन द बेसिस ऑफ द एफआईआर एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड, कि सिर्फ और सिर्फ आपने एफआईआर कर दिया और किसी को आपने एक्यूज बना दिया वहां पे एफआईआर में, तो उसी के आधार पर कन्विक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एविडेंस में आपकी एफआईआर कहां कहां रेलेवेंट हो सकती है। तो मैं आपको बताया था कि एफआईआर दोनों लोगों के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इन्फॉर्मेंट इंक्लूड्स विक्टिम, इन्फॉर्मेंट में कौन है, विक्टिम्स है, और दूसरा कौन है आपका, एक्यूज है। तो कहां पे रेलेवेंट होगा यदि वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा है, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 में है, सेक्शन 8 में है, 32 में हो जाएगा, और 145 में हो जाएगा, 157 में हो जाएगा। और यदि ये एक्यूज है तो 145 भूल जाओ, 157 भूल जाओ, क्योंकि वहां पे उसका फंडामेंटल राइट हो जाता है कि आप उसे विटनेस नहीं बना सकते। इवन एक्यूज्ड कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, एक्यूज क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। 315 आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है सीआरपीसी में, क्या बताया गया है वहां पे, एक्यूज कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। लेकिन आप उसे कंपेल नहीं कर सकते विटनेस बनने के लिए। मैं चाहूंगा स्वेच्छा एक्यूज हूं और मैं स्वेच्छा चाहता हूं कि मैं अपना एविडेंस दूं, अपने फेवर में देना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में दे सकता हूं। अदरवाइज मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता है। बोलो भैया, क्योंकि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या बताया गया वहां पे, नो एक्यूज पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। किसी भी एक्यूज पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता विटनेस बनने के लिए, तो कटघरे में नहीं मिला सकते हो आप इसे। बोलो, जब तक वो चाहता नहीं। लेकिन आपके खिलाफ ऐसा कोई फॉल्स इम्प्लीकेशन है जिसके फेवर में, आपके फेवर में कोई बहुत सारी एविडेंसेस है जैसे आप चाहते हो कि आप खुद दो उसे, ऐसी स्थिति में आप विटनेस बन सकते हो। और इस बात को आप कि भैया मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलों में उन्हें क्या कर दिया है, फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है। जो एक्यूज नहीं है उसे एक्यूज बना दिया गया। एक्यूज नहीं है, मैं आपसे डाउरी डेथ की कंडीशन बात कर रहा हूं। डाउरी डेथ में क्या है, मान लीजिए कि किसी ने अवेक्ट किया हुआ है, वो मैक्सिमम कौन हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है। बोलो भाई, और कौन हो सकता है? चलो मैं मान ले रहा हूं मदर इन लॉ हो सकती है ना,
कि दोनों का यदि कनेक्शन ठीक है। लेकिन अब एक छोटे, हाँ मान लो यदि छोटी सी बहन है उसकी जो 12 साल की 13 साल की, उसको भी आपने पार्टी बना दिया है। 13-14 साल की बहन है, उसको भी आपने पार्टी बनाया हुआ है। ग्रैंड आपका जो फादर इन लॉ है वो 72 ईयर्स का है, 75 ईयर्स का है, उसको भी आपने पार्टी बना दिया है। फूफा भी आ गए हैं पान खा करके, उनको भी आपने बना दिया। मामा जी आए थे, उनको भी आपने पार्टी बना दिया। तो ये फॉल्सली आप इंटीग्रेट कर रहे हो उन्हें यार। तो ऐसी स्थिति में उनको एक्यूज बनाया है आपने, बोलो तो वो अपना डिफेंस देंगे कि साहब हम तो थे ही नहीं उस दिन, है कि नहीं। सत्य की विजय होती है कि नहीं होती है? या तो धर्म तत्व जया, नहीं समझ रहे हैं आप? सत्य की ही विजय होती है। जब आदमी के मन में पाप होता है ना तो चीजें कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो ही जाती है। अब ये केस आई थी हाईकोर्ट की, मैं देख रहा था, तो हाईकोर्ट की केस में जिस दिन का एक्विजिशन है उस दिन वो लड़का किसी दूसरे के यहां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अब इससे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या हो सकता है कि जिस समय आप ये कह रहे हो कि इसने मेरे साथ ऑफेंस किया है और वो व्यक्ति दूसरे के यहाँ वीडियोग्राफी में है कि वो कहाँ है, बर्थडे सेलिब्रेट कर, और दिस पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो आपका काम अपने आप धाराशाही हो गया कि नहीं हो गया? यानी आपने उसे फॉल्सली इंप्लीकेट करना चाहा, भगवान खड़े होकर के बता दिए कि बेटा तुम चले जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करो, और वहां पे फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, वहां पे फोटोस है, जिस अपार्टमेंट में गया वहां पे सीसीटीवी फुटेज है आपका, सारा उसके फेवर में है कि नहीं? खत्म हो गया बात। तो ये बात वो खुद उपस्थित होकर के कहेगा कि नहीं कहेगा, जिसको आपने एक्यूज बना दिया है? बोलिए, इस बात को प्रूव कर सकता है वो, और इस बात का साक्ष्य देगा वो। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग, एनसीआर की बात करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या होती है, ये सीआरपीसी का सेक्शन 155 में बताया गया, ठीक है ना। तो सीआरपीसी का सेक्शन 155 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एनसीआर के बारे में बात करता है। एनसीआर में जरा देखो, कहता है कि जिस थाने के सीमा के भीतर, और आपको पता होगा कि कोई भी पुलिस स्टेशन है तो उसका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक क्षेत्राधिकार होता है। तो कह रहा है कि जिस थाने की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, इस व्यक्ति के द्वारा उसी क्षेत्राधिकार के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसी थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष क्या करना होगा, इस बात को रिपोर्ट करना होगा। एंड देयर इज नो सच बार इन केस ऑफ द एफआईआर। ये एफआईआर में नहीं था, लेकिन यहां पे जो ऑफेंस कमिट हुआ है, जिस क्षेत्राधिकार में ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसी थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। जबकि एफआईआर में क्या था, एफआईआर के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑफेंस जो है किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में हुआ है, लेकिन आपने एफआईआर कहां लॉन्च किया हुआ है, दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। यहां पे जुरिसडिक्शनल बात नहीं, लेकिन एनसीआर में क्या है, तो जिस थाने में ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसके क्षेत्राधिकार में यह अपराध घटित हुआ है, उसी थाने के बाहर साधक अधिकारी को ऐसे असंज्ञेय अपराध के बारे में रिपोर्ट करना होता है। पहली चीज, यहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उस असंज्ञेय अपराध के बारे में एफआईआर को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। एनसीआर लॉन्च करेगा, एनसीआर लॉन्च करेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन को उसी रजिस्टर में जो स्टेट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें वो इंटर करेगा, और ऐसे एंट्री करने के बाद वो डायरेक्ट करेगा इंफॉर्मेट को। कौन करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का बाहर साधक अधिकारी, उस बात को उस डायरी में लिखने के बाद इस इंफॉर्मेंट को डायरेक्ट करेगा। क्या डायरेक्ट करने वाला है कि अब आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाएं। किसके पास जाएं? कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाएं और वहां से वारंट इश्यू करवाएं। क्या इश्यू करवाएं आप? वारंट इश्यू करवाएं। क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये हैंडीकैप है। ये हैंडीकैप है इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी क्या पढ़ाया था आपको? सेक्शन 2L पढ़ाया था, और वहां पे बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर दोज केसेस इन दिस पुलिस ऑफिसर कोई भी पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का और अरेस्ट करने का। तो ऐसी स्थिति में वो
अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकता है? जब वो क्या रिसीव करे? वारंट रिसीव करे। तो ऐसी स्थिति में इसकी एनसीआर को ये लॉन्च कर लेता है। लॉन्च करने के बाद इन्फॉर्मेंट को ये कहता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहां से क्या इशू करवाइए? वारंट इशू करवाइए, क्योंकि अब मैं तभी प्रोसीड कर सकता हूं क्योंकि जब मुझे वारंट मिले। अब मान लीजिए ये इंफॉर्मेंट किसके पास गया है? मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ने इस पर क्या इशू कर दिया है? वारंट इशू कर दिया है। बोलो बेटा, वारंट इशू हो गया। तो वारंट इशू होने के बाद से अब यहां पे पुलिस ऑफिसर को वही पावर मिलेगा। बोलो, वही पावर इसे हो जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जैसा कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पावर होता है, एक्सेप्ट वन। यानी इनके पावर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट निकलने के बाद इनके पास वैसे ही पावर आ जाता है जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इनके पास पावर होता है। लेकिन अभी भी इनके पास एक पावर नहीं है, दैट इज व्हाट? दैट इज ये अभी भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी एक्सेप्ट अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर हैज द सेम पावर एज इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर होगी बातें? लेकिन ये कब होगा? कब होगा? ये जब वारंट इशू हो जाएगा तब। ये जब वारंट इशू हो जाएगा तब। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ऐसे थाने के क्षेत्राधिकार के भीतर यदि कोई असंज्ञेय अपराध घटित होता है तो ऐसा विक्टिम या ऐसा सूचनादाता उस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष उस असंज्ञेय अपराध के बारे में उल्लेख करता है, और ऐसा थाने का भार साधक अधिकारी उसे क्या करता है? लिखता है। और लिखने के बाद वह इस बात की सूचना देता है इंफॉर्मेंट को कि वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाकर के उस मामले में वारंट इशू करवाए। और यदि उस मजिस्ट्रेट ने उस मामले में वारंट इशू कर दिया है, तो अब पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय मामले में वैसे ही अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसा कि उसे संज्ञेय मामलों में होता है। एक ही पावर उसके पास अभी भी नहीं आया है, एंड टू अरेस्ट द एक्यूज। यदि अरेस्ट कराना है तो अगेन अरेस्ट वारंट इशू करवाना होगा। क्लियर हुआ? अभी इतनी बातें समझ में आई? तो ये बात क्या बता रहा है आपका? थाने, उसी थाने में करोगे जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, एक बात। और ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो लॉन्च हो चुका है, तो उसके बाद भी अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी क्या करना होगा? वारंट रिसीव करना होगा। वारंट रिसीव करने के बाद अब ये क्या करेगा? उस मैटर को प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी भी ये क्या नहीं कर सकता है? एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अभी भी क्या नहीं कर सकते हैं? अरेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया इतना बात? अब मैंने आपसे बताया था कि यदि ऐसा कोई मामला जो घटित हुआ है असंज्ञेय मामला है और साथ साथ क्या है? संज्ञेय है, यानी ऐसा ऑफेंस जो कमिट हुआ है वहां पे ऑफेंस कैसा है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसी के साथ क्या हो चुका है? कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कमिट हुआ है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला कैसे कंसीडर किया जाएगा? कॉग्निजेबल केसेस। और कॉग्निजेबल केसेस के लिए सेक्शन 2C आपने पढ़ा था। यहाँ पे पुलिस अधिकारी को फिर कैसा पावर मिल जाता है? बिना वारंट के क्या करना है? क्लियर हो गया? बोलो बेटा। तो ये मामला जो है आपका तो क्या है? एनसीआर का मामला है। किसका मामला है? एनसीआर का मामला है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? एफआईआर और एनसीआर में अंतर समझ में आया? तो एफआईआर किसके बारे में है? एफआईआर किसके बारे में है? और एनसीआर तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये क्या है आपका? यहां पे एफआईआर कहीं भी हो सकती है। एफआईआर के लिए जुरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या है? उसी क्षेत्राधिकार के थाने के भार साधक अधिकारी को जहां पे ऐसा असंज्ञेय अपराध हुआ है वहीं पे आपको लॉन्च करना होगा। क्लियर हो गया? और कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत है नहीं, बिना वारंट के ही उसे अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसकी जरूरत होगी? वारंट की जरूरत होगी। उसके बाद ही वो मैटर को क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है, प्रोसीड करेगा। क्लियर हुआ? तो ये तो एफआईआर और एनसीआर हो गई। हो गया? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना, कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि नया ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी नया नया लड़का गया हुआ है, रंगी कभी नया,
नई रिवॉल्वर मिली है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बना हुआ है ना भाई, ऐसी स्थिति में कुछ वेटर नहीं करते हैं, ये कोई प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अरे छोड़ो, नॉन कॉग्निजेबल मेरे थाने में रहते हुए सिंघम बन जाएंगे, तो सिंघम बनने से काम नहीं चलेगा वहां पे। यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, बिना वारंट के ही इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर दिया। क्या कर दिया है? पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? बोलो बेटा। अच्छा, अब ये जो प्रक्रिया फॉलो करेंगे वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, जो प्रोसीजर होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो यहां पे इन्होंने इनिशिएट कर दिया, बिना वारंट के इनिशिएट कर दिया, एक कंडीशन। और कभी कभी थोड़ा कम पॉइंट लिख के गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो प्राइमा फेसी मामला क्या दिख रहा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि यहां पे वारंट की जरूरत है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े गए, अरे ये तो गलत हो गया, ये मामला क्या बन रहा है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। और नॉन कॉग्निजेबल है तो क्या लेना चाहिए था? वारंट लेना चाहिए था। आपने तो वारंट लिया नहीं है, आधे से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, तो अब क्या करोगे? अब इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करोगे, कंक्लूड करके अब आप कहां लेके गए उसे? मजिस्ट्रेट के पास। अब ये मामला क्या होगा? अब ये क्या माना जाएगा? अब इसे कंप्लेंट माना जाएगा, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। मेरी बात आप लोग समझ पाए? और ऐसा पुलिस अधिकारी क्या हो जाएगा? कंप्लेनेंट हो जाएगा। सेक्शन 2B के एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी गई। कहां लिखा गया है? 2B के एक्सप्लेनेशन में। तो दोनों कंडीशन हो सकती है ना, एक तो बिना वारंट लिए ही चल रही है आप, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन की प्राइमा फेसी जो आपको दिख रहा था और आगे चलने के बाद लगा ही नहीं, यानी आपका जो कंक्लूजन है, जो पहुंच रहे हैं आप, और लग रहा है कि कॉग्निजेबल मान के शुरू किया था और बाद में पहुंचते पहुंचते क्या लगा कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पे क्या लेना चाहिए था? वारंट, और आपने लिया नहीं। वारंट लिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? क्या होगा? कंप्लेंट हो जाएगा, वो मामला कंप्लेंट। ये बात समझ पाए आप लोग? तो चलिए, तो ये बात तो 154 और 155 हो गया। अब आता है प्रोविजन आपका कौन सा? 156। और यहां पे क्या बताया गया है? 156 में पावर, किसके पावर के बारे में बात किया गया है? पुलिस ऑफिसर के पावर के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? पुलिस ऑफिसर के पावर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, बोलो बेटा। और किस मामले में? कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। तो पुलिस ऑफिसर का पावर क्या होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के उसे गिरफ्तार करने का और उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का पावर होता है। सिंपल सी बात है। क्या है? यानी 156 क्लास 1 आपका ये कह रहा है कि वो क्या कर सकता है? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नहीं हुआ? क्लास 2 कहता है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को किसी भी स्टेज पर इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने का जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। क्लियर हुआ? मुझे फिर से समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे फॉलो करिए। मैंने क्या कहा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन कर दिया है तो उसे किसी स्टेज पर इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी थी उसे ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। मेरी बात आप लोग समझ पाए? यू आर नॉट चैलेंज दिस। अब जरा देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे आप देखते हैं ये है पुलिस स्टेशन 1 और ये कौन सा है आपका? पुलिस स्टेशन 2 है। बोले बेटा, तो कहीं बोर्ड पे आपने साइन बोर्ड पे पढ़ते हुए देखा होगा ना कि थाना की सीमा समाप्त, थाना की सीमा, यहां की थाना यक्स की थाना की सीमा समाप्त और वाई की थाने की सीमा प्रारंभ। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? कहीं नहीं देखे हो तो चलो दिखाएं, एक आध दिन घुमा टहला के तुम लोगों को। नहीं देखे हो? देखा होगा, हर रास्ते में दिखा रहता है ये। चलो, क्योंकि सड़क पे ही थोड़ा होता है, क्योंकि तो पूरे एरिया में होता होगा ना, पूरे एरिया में होता होगा। चलो, अब मैं एक्यूज को पकड़ने के लिए दौड़ा रहा हूं, एक्यूज को मैंने पकड़ने के लिए दौड़ाया है। बोलो भैया, इस खेत में वो PS1 पे है और 4 कदम आगे चला गया तो किसका क्षेत्राधिकार हो गया? PS2 हो गया। बोलो बेटा, तो क्या यहां बाघा बॉर्डर वाला फेंसिंग लगा हुआ है क्या हर थाने पे? नहीं लगा हुआ है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे थाना का है तो वहां का थाना है? हम तो इतना इंची टेप लेकर के टहल नहीं रहे कि भैया नाप लो आओ, ऐसा है क्या? नहीं, ये उनके वाला मामला है, जाने दो। अरे 4 कदम आगे बढ़ गए आप, तो ये मामला कहां का हो गया? किसके थाने का मामला हो गया? यहां का हो गया। नहीं सोच रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो है?
हाँ, अब जरा देखो, तो ये मामला यहां हुआ, ऑफेंस कहां कमिट हो गया, यहां, और इस थाने के पुलिस ने इसको घसीट करके यहां उठा लिया। इन्वेस्टिगेशन किसने कंप्लीट किया, एक्स थाने ने। किसने किया, PS1 ने कंप्लीट किया इन्वेस्टिगेशन, और इसने पुलिस रिपोर्ट लगा दी। बाद में इसे चैलेंज किया जा रहा है कि भैया ये आपके थाने का मामला ही नहीं था, ये किस थाने का मामला था, वही थाने का मामला था। बात समझ पाए? तो यही 156 क्लास 2 इस बात को क्लियर करती है। क्या कह रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर उसे आप क्या नहीं कर पाओगे, चैलेंज नहीं कर पाओगे किसी के आधार पर। अरे आखिर ये बता दो मुझे कि चाहे PS1 किया होता चाहे PS2 किया होता, कंक्लूजन तो वही आता ना। इसमें आपके किस राइट्स का वायलेशन हुआ है ये बताइए आप। ऐसा कोई ड्रॉबैक दिख रहा है क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा? अदरवाइज क्या होता, यदि ये प्रोविजन न जुड़ा होता तो जनरली इस बात को चैलेंज किया जाता, हर बार चैलेंज किया जाता। एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में सालों लग जाते हैं, और पता लगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, आपने उसे चैलेंज कर दिया कि साहब इनके पास तो अधिकार ही नहीं था। अब दूसरा पुलिस थाना जिसके पास अधिकार था वो 2 साल इन्वेस्टिगेशन करे। इससे जो हमारी मशीनरीज है, जो एजेंसीज है, उनका एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ तो वेस्ट हुआ ना, जबकि होना कुछ नहीं। कंक्लूजन तो वही आना है, तुमने मर्डर किया, बात खत्म हो गई, और तुमको सिर्फ प्रोसीडिंग को डिले करने के लिए ऐसा काम कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उसे चैलेंज आप नहीं कर सकते। और ये बात कहां बता दी गई है, 156 क्लास 2 क्लियर हो गया? यस और नो? और फिर 156 क्लास, तो ये तो भैया हनुमान चालीसा के जैसा एक सुक्ति होती है जो पढ़ा जाता है रामायण में। जब हम लोग रामायण करवाते हैं तो उसमें एक संपुट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? संपुट। मंगल भवन ही मंगलहारी। तो ये जो संपुट है ये हर जगह आपको मिलता रहेगा, संपुट की तरह पुलिस CRPC में हर जगह दिखता रहता है। 156 क्लास 3 बात समझ रहे हैं? इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये बात आप कहां जाकर के कंप्लेंट करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने करोगे। तो 190 ये जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है उस मामले का, उसके सामने आपको क्या करना होगा, कंप्लेंट करना होगा। बात समझ पाए आप? अभी ना समझ पाए होंगे आप लोग सर हिला देते हैं। सर का भार 1.5 किलो है, कितना है? ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.5 kg। साउंड ब्रेन का, किसका? साउंड ब्रेन का। तो हिलाने में जितनी एनर्जी लगती है बोलने में उसका 1/10 लगता है। तो ये आपको प्रेफर करना है कि क्या करना है। एक तो वैसे ही ऊर्जा के मारे पड़े हो सब लोग, ठीक है। अब जरा देखो, ये आपका क्या है, कोर्ट है। क्या है बेटा? ये कौन सा कोर्ट है? ये कोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 थाने हैं। कितने थाने हैं इस कोर्ट के अंदर? कितने थाने आते हैं? PS1, पुलिस स्टेशन 2 और पुलिस स्टेशन 3। इन तीनों मामले को कौन मजिस्ट्रेट देखेगा? यही कोर्ट देखने वाला है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? यानी जो कोर्ट है उसका भी एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपको पढ़ा है। हर कोर्ट का क्या होता है? एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो इसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में कितने थाने आ रहे हैं? मैं इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, एक सामान्य बात समझने के लिए। कितने थाने हैं यहाँ पे? 3 थाने हैं। 4 कर दो, 5 कर दो, अपने मन से कर दो। तो एक सामान्य सीमा है, बात समझ रहे हैं? तो अब जरा देखिए कि जो FIR जहां पे मैं लिखवाने गया था, किसके पास लिखवाने गया था? यदि ये मामला FIR लिखा होता और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया होता तो ये अपनी जो रिपोर्ट लगाता किसके पास लगाता? इसके पास। यानी इस मैटर पर कॉग्निजेंस लेता तो कौन लेता? दिस कोर्ट। यहां पे PS2 में यदि कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस ऑफिसर ने FIR लॉन्च करके उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा तो कहां लगाएगा? इसी कोर्ट में लगाएंगे। इस पर कॉग्निजेंस कौन लेगा? ये लेगा। यहां पे है तो इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब जहां पे इस कोर्ट की ट्रायल और इंक्वायरी करने का जो पावर है उसके भीतर के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले थानों, यानी जो पुलिस स्टेशन है, आप गए हैं FIR लिखवाने, तो इसने FIR नहीं लिखा। इसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो आप SP साहब के पास गए, SP साहब ने भी कोई मामला नहीं दिखाया, तो अब आप किसके पास जाओगे? इनके पास। ये चाहे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो किसको डायरेक्ट कर देंगे? अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य थानों को क्या कर सकता है? मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब तुम इन्वेस्टिगेट करो बेटा। नहीं समझे? क्लियर हुआ?
यही बात है कि क्या कह रहा है कि 190 के अंदर जो मजिस्ट्रेट उस मामले पर कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या है, सक्षम है, वो उसे क्या कर सकता है, आदेशित कर सकता है। अब क्लास 1 पढ़ो, 156 क्लास 1, ये बात आपको समझ में आएगी। चैप्टर 13 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है, हो गया बेटा, नहीं आया? थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं आया ना? पढ़ो, तेज से पढ़ो। कोई पुलिस थाने में महासागर अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर। एक मिनट, मैं अक्सर कहता हूं बड़े प्यार से पढ़ा जाता है बेयर एक्ट। कैसे? प्यार से। सीमाओं के अंदर। रुको, अभी कहा, फिर से फील करके पढ़ो ना, फील करो। कोई पुलिस थाने में महासागर अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। सुनो, कोई पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, कोई पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, इधर क्या नहीं समझ में आ रहा है? 2 मिनट समझ लो बेटा, फिर इसके बाद अभी क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बेर ले लो अपना। अब जरा देखो, किसी पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी, आगे ये देखो कौन है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी इस कोर्ट के आदेश के बिना। आगे, किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति, यानी किसकी जांच विचारण करने की शक्ति? इस मजिस्ट्रेट की, उस थाने की सीमाओं के अंदर, यानी इसकी जांच और विचारण की शक्ति इन थानों के अंदर है या नहीं है? बोलो बेटा, आगे। बात समझ में आया? अब भी नहीं आया? यानी इस पुलिस स्टेशन का लोकल जुरिस्डिक्शन इज विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस मजिस्ट्रेट एंड विदाउट द वारंट टेकिंग ऑफ दिस मजिस्ट्रेट ही कैन प्रोसीड। यही तो बताया है कि नहीं बताया? यही बात मैं समझा रहा हूं आपको। तो चैप्टर 13 के अंतर्गत आप देखिए, वहां पे जनरली ट्रायल और इंक्वायरी के बारे में बात किया गया। चैप्टर 13 किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रायल एंड इंक्वायरी। यही बात तो है, नहीं समझे बेटा? ना समझ में आया? एकदम पक्का? आप जरा देखो, मैंने कहा PS1 के यहां गया, मुझे गोली मारी गई, ये PS1 थाने के अंतर्गत, मैं बच गया हूं। मैं गया PS1 के पास, किसके पास गया? अब वो मंत्री जी के लड़के हैं, वो बड़े अधिकारी के लड़के हैं, ऐसी स्थिति में इनका जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है पैरों में, ना हमारे हाथ में बस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं एसपी साहब को फोन किया, वो ऑलरेडी इतने बड़े अधिकारी हैं, ऑलरेडी एसपी साहब को मैनेज कर चुके हैं कि भैया संभाल लेना। तो अब आप कहां जाओगे? यदि ये मामला FIR किया होता तो किसके पास जाता? इस पर मामला संज्ञेय कौन लेता? कॉग्निजेंस कौन लेता? दिस कोर्ट। इस पर कॉग्निजेंस कौन लेता? दिस कोर्ट। इस पर कॉग्निजेंस कौन लेता? दिस मजिस्ट्रेट। लेता कि नहीं लेता? तो अब किसके पास अपीयर हो पाओगे आप? इस मजिस्ट्रेट के पास अपीयर होंगे आप, जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन इन थानाओं के लोकल जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। यही तो है। तो ऐसी स्थिति में इनको यह साफ कर देगा। क्या कर देगा? तुम शांत रहो, बैठो, अब मैं भेज रहा हूं, तुम इन्वेस्टिगेट करो और तुम FIR लिखो इस मामले पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे पास जिस पर कॉग्निजेंस लेने का पावर है उस अपराध का, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, इनको भी कर सकता हूं, या किसी अदर को कर सकता हूं। ठीक है ना? अभी यही एक चीज और समझो, यहां पे एक चीज और है, इसने FIR लॉन्च कर ली, लेकिन जो इसने पुलिस रिपोर्ट लगाई है बहुत मैनिपुलेटेड लगाई। क्या लगाई है? मैनिपुलेटेड है। पैसा पा गया है, अधिकारी का लड़का था आकर के
गिरा दिया 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए गिर गया है। तो अब ये जो चार्ज लगाने वाला है सब कुछ गलत लगाने वाला है कि नहीं, सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है विनय तिवारी की तरह। वो एसपी की बात नहीं कर रहा हूं, पटना वाले, यहाँ के विनय तिवारी की बात कर रहा हूं। विनय तिवारी वाले लौंडे सब गड़बड़े हैं का? वो तो हालांकि आजकल बड़ा शानदार रील बना के भेज रहे हैं एसपी साहब, है कि नहीं? पटना वाले बीएमसी मार दिया थप्पा, आप 14 दिन कहां आए हो जबरदस्ती मुंबई? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मैनिपुलेटेड है, ये रिजेक्ट कर देगा तुरंत। क्या करने वाला है? उसको रिजेक्ट करके अब वही मामला किससे इन्वेस्टिगेट करवाएगा, इनसे या इनसे करवा सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तो 156 क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना? यही बता रहा था। चलिए, तो 156 हो गया, 154 हो गया, 155 हो गया आपका, ठीक है ना? अब आता है कौन सा? 157, 157 यहां पे प्रोसीजर के बारे में बात किया गया। किसके बारे में? प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे सर्च पढ़ेंगे उसका भी प्रोसीजर है, अरेस्ट पढ़ेंगे उसका भी प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसीजर है, क्योंकि हम प्रोसीजर ही पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? तो अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी ये बता दिया गया कि आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आफ्टर रिसीविंग और हैविंग रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन of the informant, officer in charge of the police station, सूचना प्राप्त हो गई है। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी प्रोसीड टू द स्पॉट। क्या करना चाहता है? अभी देर नहीं पढ़ना है, बस आप सुन लो मुझे, ठीक है? देर आपके पास 23 घंटे रहती है, 23 नहीं, 23 घंटे, 3 घंटे तो मेरे साथ रहते हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे प्रोसीड करेगा, वो किधर प्रोसीड करेगा? किधर जा रहा है? तो ये कौन है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन थाने के बाद साधक अधिकारी है, और थाने के बाद साधक अधिकारी को सूचना मिल गई है। किसके द्वारा मिली है? इन्फॉर्मेंट के द्वारा। तो ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द इंफॉर्मेंट, ये पहली बात तो ऐसी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी किसको भेजेंगे? अभी जो पीछे बताया था, उस मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे, यानी उस जो इस मामले पर क्या लेने वाला है? कॉग्निजेंस लेने वाला है। बात समझ पाया? एंड दिस रिपोर्ट इज नोन एज ऑकरेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? ऑकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। इमीडिएट आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन द पुलिस ऑफिसर सेंड टू दिस इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑकरेंस रिपोर्ट? कि जो चीज आपने लॉन्च करी है एज सच किसको सेंड कर दो? मजिस्ट्रेट को। तो बाद में जब आपके पास आए आपके हाथ भरने के लिए पैसे, तो आप क्या ना कर सको? चेंज ना कर सको, कोई चीज उसमें मैनिपुलेट ना कर सको, या आपके ऊपर बाई फोर्स करके आपसे कोई बदलवा ना सके। तो फिर क्या करने वाला है? देखो भैया, अब तो ये चला गया है मजिस्ट्रेट साहब के पास, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? आई कैन नॉट चेंज द सिंगल वर्ड इन एफआईआर। वैसे भी परमिटेड नहीं है, आप उसमें से कुछ नहीं, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। आप एफआईआर में आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, उसे टेम्पर नहीं कर सकते, उसे टीयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? और कर रहे हैं तो कैरेक्टर पे लाल कलम चलेगी आपके, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे ये कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन आफ्टर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट, ये उसकी रिपोर्ट भेजेगा किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता ही दिया कि किसको देना पड़ेगा? इंफॉर्मेंट को देना पड़ेगा। एंड अगेन ये क्या करने वाला है? इस स्पॉट पर मूव करेगा। क्या करने वाला है? स्पॉट पर जाएगा और प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर मूव करेगा, प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और पर्पज क्या है इन्वेस्टिगेशन का? मैंने आपको बता दिया, टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड कलेक्ट द एविडेंसेस, ठीक है ना? उस स्थान से चीजों को क्या करना है? कलेक्ट करना है। फैक्ट्स पता है ना आपको? फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करेगा, जो इंफॉर्मेशन है वहां से कलेक्ट करेगा, आसपास जो उन मामलों से जो परिचित है उनसे बातचीत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो चीज इनिशिएट कर रहा है ना, ये सारी चीजें अपने साथ रखी हुई एक डायरी में, वो सारी की सारी चीजें क्या करता है? इंटर करता है। कितने बजे निकला है, कितने बजे स्पॉट पे पहुंचा है, कितने लोगों से बात किया है, वहां पे क्या क्या चीजें मिली हुई है, एवरीथिंग, ठीक है, शुड बी मेंशन्ड इन योर डायरी। दिस इज इन योर पोजीशन, दैट इज द केस डायरी। वो क्या है? आपका केस डायरी है। वो इसके पीछे का रीजन ये है केस डायरी रखने का, क्योंकि कभी कभी पता लगा थाने में आपकी अचानक घटना हो रही है, तो आदमी कितना याद रखेगा कौन सी घटना कब हुई है, कहां हुई है, कितने बजे हुई है? ये संभव नहीं है पुलिस ऑफिसर के लिए।
उनकी जो ड्यूटी है वो 24/7 है। आपको पता है ना, पुलिस एक्ट पढ़ेंगे आप लोग एपीओ में तो देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है 24/7 है। अंग्रेजों के जमाने का एक्ट 1861 का एक्ट है, वो हर समय डरे रहते थे, तो हर समय ड्यूटी उन्होंने क्या कर रखा था, हर समय ड्यूटी है आपकी, आप कभी छुट्टी नहीं। तो डेथ था उनको ना, इंडिया वाले कब अटैक कर रहे हैं, पता लगा हम शाम को छुट्टी किए हुए हैं, हमारे पास सैनिक ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में अटैक कर दे रात को। मैं अंग्रेजों की कुछ बात बता रहा हूं आपको, अंग्रेजों के यहाँ सिस्टम है। मैं पहली चीज बताता हूं कि जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो कचहरी एक जगह होगी, एसपी ऑफिस भी वही होगा, डीएम ऑफिस भी वही होगा, सेशन कोर्ट भी वही होगा। ये 2 किलोमीटर की रेंज में है हर शहर में, और वहीं पे पुलिस लाइन भी होगी आपकी, है ना। बाकी सब मरो मराओ, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको सुरक्षित रखो। और ड्यूटी कैसी है आपकी 24। तो ऐसी स्थिति में वो दिन भर में यदि 4 मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो हर बात को रिमाइंड नहीं कर सकता है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है, जॉट डाउन करना है, ठीक है, उन्हें लिख करके रखना है, और वो केस जारी में स्पॉट पर गए हैं, जो बातें समझ में आ गई, प्रोसीड किया है उन्होंने, वहां पे लोगों से बातचीत करा हुआ है, हो गया इतनी बात 157। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी है जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला है। 2 मामले ऐसे हैं जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या है, उसके प्रोवाइजो में दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या है कि जब ऐसी सूचना बाय मेल दी गई हो, कैसी दी गई हो, नामजद कराई गई हो। कैसी कराई गई हो, तो क्या मतलब है फिर इन्वेस्टिगेशन का, उठा ले आएंगे अभी उन्हीं को, है कि नहीं। अब क्या जरूरत है इन्वेस्टिगेशन करने का, यक्स ने मुझे जान से मारा है, ठीक है चलो आ रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करना। तो ऐसी स्थिति में नामजद यानी बाय मेल यदि कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करने वाला है। क्लियर हुआ बेटा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। या जो इंफॉर्मेशन है वो बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, कोई आधार नहीं है। इन द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर देयर इज नो एनी सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। उसे लगता है ऐसा अपीयर होता है, ये आपको अपीयर हो रहा है, आपको अपीयर हो रहा है, यानी पुलिस ऑफिसर को ये कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई आधार नहीं है, अब भी नहीं करने वाला है। बात समझ पाए आप। तो जब वो इन मामलों पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो इंफॉर्मेंट को बताएगा और रीजन लिखेगा, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आप बता दीजिए कि भैया ये ऐसे मामले हैं कि जहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं हूं। तो यू हैव टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेंट कि आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। एक चीज, और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, इसे आपको रिड्यूस इन राइटिंग, यू हैव टू राइट द रीजन, दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? 157 समझ में आया? चलिए 157। अब जरा ये देखिए, यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन 2 मामलों में कह रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला है। कौन सा मामला है? जब वो सीरियस नहीं है, जब वो बाय नेम किया गया है, जब उसे अपीयर होता है कि कोई ग्राउंड नहीं इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? तो चलो, ये किसको अपीयर हो रहा है? तुमको अपीयर हो रहा है। तो जो तुमको अपीयर हो रहा है, क्या वही सबको अपीयर हो रहा है कि नहीं अपीयर हो रहा है? हाँ भाई, मैं अक्सर कहता हूं कि ये यहाँ पे जो अपीयरेंस होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। मैं खड़ा हो जाऊंगा, मान लो कि मैं शाहरुख खान हूं, तो शाहरुख खान मैं खुद मान रहा हूं ना, लेकिन जितने लोग मुझे देखेंगे वही मानेंगे मिस्टर सांडिल अनुज खड़े, और मैं खुद को क्या मान रहा हूं? शाहरुख खान। ये मानना क्या है? सब्जेक्टिव है। बाकी लोग जो मान रहे हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। मैं तो वही हूं जो दिख रहा था, लेकिन मैं खुद को क्या मान रहा हूं? अरे तुम लोग भी अपने आप को कैटरीना कैफ मान लो, तो यहां मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग जो है वो क्या मानेंगे? आप जो है वही मानेंगे ना भाई, बोलो। तो आपको जो अपीयर हो रहा है, जो आपको अपीयर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्टिवली अपीयर होना चाहिए। ठीक है, एक बात। तो ऐसी स्थिति में यहां इन दोनों बातों पर ये क्या नहीं करने वाले हैं, इन दोनों बातों पर ये क्या नहीं करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले। इस बात की सूचना वो किसको देंगे? इस बात की सूचना उन्हें किसको देना होगा? कंसर्न मजिस्ट्रेट को देना होगा। किसको देना होगा? हाँ बेटा ना, क्या हो गया? कुछ तो अमीर बड़ा सा मुस्कुरा ले। नहीं, कुछ तो अब हम बोलेंगे चलेंगे नहीं, हम आगे जाएंगे नहीं, बताओ जल्दी। समथिंग इज रॉन्ग। आओ भाई, तभी आगे बढ़ा जाएगा ना। चलो अब देखो जरा, मैंने क्या कहा कि ये इंफॉर्मेशन किसको दिया जाना है? मजिस्ट्रेट को दिया जाना है। लेकिन यहां पे एक प्लग इन किया गया। क्या किया गया है? कि डायरेक्ट इनके पास मत भेजो, यहां पे एक सुपीरियर ऑफिसर को पहले ये इंफॉर्मेशन दो। किसको दोगे?
सुपीरियर ऑफिसर को ये बात देंगे आप, किसको देने वाले हैं? सुपीरियर। तो क्या जो आपको लग रहा था वही सुपीरियर ऑफिसर को भी लग रहा है? मेरी बात आप समझ पाए? यानी ये इंफॉर्मेशन जो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले हो, ये बात कहां जाने वाली है? इस मजिस्ट्रेट के पास, कि साहब इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, बात खत्म होगी। तो कह रहा है ये सेक्शन कौन सा है? 158 कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचने से पहले किसको पहुंचाओ? अपने सुपीरियर ऑफिसर को, वरिष्ठ अधिकारी को। अब आपका वरिष्ठ अधिकारी कौन है? एसपी हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, उनको भेजिए। तो जो आपको अपीयर हुआ है, अब जरा देखो इसके पीछे का पर्पस क्या है, लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि यदि से लगता है कि नहीं इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ये यहीं से इन्हें डायरेक्ट कर देगा कि इन दोनों मामलों में भी क्या करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। मेरी बात आप सोच पाए? ठीक है, भाई में हुआ है कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करिए आप, बात समझ पाए? अब इन्होंने भी यदि उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं किया हुआ है तो ये मामला कहां जाएगा? अब ये रिपोर्ट किसको सेंड करेंगे? मजिस्ट्रेट को सेंड करने वाले। कहां पे करने वाले हैं? 159 में करने वाले। कहां पे करने वाले हैं? 159 में। अब जरा देखो, अब क्या है, अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किन मामलों में? इन दो मामलों में भी क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो 159 में ये मजिस्ट्रेट फिर किसे डायरेक्ट करेगा? इनको, कि बेटा इस मामलों में जो तुमने नहीं किया है उस मामले में क्या करो? इन्वेस्टिगेशन करो। कितनी बात क्लियर हुआ? नहीं हुआ? स्टेप बाय स्टेप नहीं क्लियर हो रहा? नहीं हुआ? हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे एक अंतर मैं बताऊं, ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया ये कौन सा सेक्शन है आपका? 159 सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये सेक्शन कौन सा है आपका? 158। और यहाँ पे प्रोसीजर जो बताया गया वो कौन सा है आपका? 157। यहाँ पे जो नहीं करेगा ये क्या है आपका? प्रोवाइजो है। कौन सा है? 157 का प्रोवाइजो, ए एंड बी। क्या लिखा हुआ वहां पे? ए एंड बी प्रोवाइजो लिखा है, वैसा नो हो गया। अब जरा देखो, तो 159 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का, वो कब ऑर्डर करेगा? जब 157 के प्रोवाइजो के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तब वो 159 में ऑर्डर करेगा, राइट? और 156(3) में जो ऑर्डर किया हुआ है मजिस्ट्रेट और 159 में, दोनों में अंतर है। यहां पे एफआईआर लॉज नहीं किया है, उसके बाद उसे ऑर्डर किया है कि एफआईआर लॉज करके इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करिए। पहली बात नहीं समझे आप लोग? और 159 में कि 157 के प्रोवाइजो ए और बी में आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, तब वहां पे ऑर्डर करता है आपको। क्लियर हुआ? टाटा बाय बाय। गड़बड़ आ गया? मैं आपसे क्या कहता हूं, बेटा मैंने आपसे ये कहा इस मामले में एफआईआर नहीं किया है या एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 156(3) के अंतर्गत इसे क्या कहेगा? इस मामले को इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन 159 में भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन का, वो कब करेगा इसमें? कि जब 157 के प्रोवाइजो ए और बी, यहां पे क्या था कि जब बाय नेम हुआ था, सीरियस नहीं है या ग्राउंडलेस है इंफॉर्मेशन, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो उसी मामले पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए किसके अंदर तक वो ऑर्डर करने वाला है? 159 के थ्रू करने वाला है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया कि दोनों कंडीशन में मजिस्ट्रेट दोनों जगह ऑर्डर कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहा है, लेकिन पहली कंडीशन में यानी 156 क्लास 3 के अंतर्गत कब करेगा वो? कि जब एफआईआर लॉज नहीं हुआ है या एफआईआर लॉज हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई भी है, तब वो ऑर्डर करेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करिए जरा इसमें एक बार। और यहां पे क्या है कि जब 157 के प्रोवाइजो में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो 159 में उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसे ऑर्डर कर सकता है, भले ही बाय नेम है, भले ही वो ग्राउंडलेस है, भले ही वो सीरियस नहीं है, जस्ट यू मे प्रोसीड। ठीक है ना? आप प्रोसीड कर सकते हैं और आप प्रोसीड करिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं है? तो अब जरा देखो 154 से लेकर के 159 तक बात क्लियर हो गई है, 1 by 1। कोई ऐसी लाइन नहीं समझ में आई? सब आगे? वेरी गुड। मेरे चाय पीते तक आप लोग खत्म कर लीजिए।
अरे भाई चार्ज अभी खत्म नहीं हुई है। फिर देंगे टाइम आपको, तो अभी इतना बात समझ में आ गई है ना। तो 160 जो है, अगेन 160, यहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है, लोग जो तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हैं, उन्हें वो थाने में बुला सकता है, अटेंडेंस उनकी इंश्योर कर सकता है अंडर द सेक्शन 160। ठीक है, ही मे कॉल, कहां पे आने के लिए? उस थाने में या एडजेसेंट पुलिस स्टेशन पे, यानी उसके बगल का कोई थाना है तो वहां पे बुला सकता है। बोलो बेटा, क्या कर सकता है? यानी उनकी अटेंडेंस सिक्योर कर सकता है, अटेंडेंस। तो जिन्हें बुलाया हुआ है उन्हें आना होगा। क्या करता है? क्योंकि पुलिस ऑफिसर क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को यदि फॉलो नहीं करोगे तो ये पनिशेबल है, ठीक है ना, कंटेम्प्ट हो जाएगा ये ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो आपको बुलाया है, आपको कहां आना है? थाने पे आना है। और किसको बुला सकता है? जो उस तथ्य और परिस्थिति और उस मामले से परिचित है। यानी ऐसा मर्डर हुआ है, उस मर्डर से लगता है कि वह व्यक्ति उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखता है, वो उससे परिचित है, उसने देखा था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बुला सकता है। लेकिन 3 लोगों को नहीं बुला सकता है थाने पे, 3 लोगों को नहीं बुला सकता है। वो इज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, वो इज अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, और एनी लेडी और एनी वुमेन, किसी महिला पर। इनके कन्वीनियंस के प्लेस पर आपको क्या करना होगा? जाना होगा। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या कर सकता है? अटेंडेंस इंश्योर करेगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीलिम्स में, ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि किनको नहीं बुलाया जा सकता है। तो किनको नहीं बुलाया जा सकता है? जो 15 साल से कम है, जो 65 साल से ऊपर के हैं, और यदि कोई महिला है तो इनके कन्वीनियंट जो प्लेस है जहां पे ये रेफर करेंगे वहां पे आपको जाना होगा। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि सरकार चल के आएगी, या तो आ जाओ या तो सरकार चल के आएगी। तो यहां सरकार चल के आती है ऐसे लोगों के पास, ऐसे सशक्त लोग हैं आप। ठीक है, तो वो इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंस। चलो भैया, और जो लोग थाने पे आए हुए हैं, जो लोग थाने पे आ चुके हैं, 161 के अंतर्गत उन्हें ओरली एग्जामिन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ओरली एग्जामिन किया जा सकता है, इंटरोगेट किया जा सकता है थ्रू द पुलिस ऑफिसर। ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा, ऐसे अन्वेषण अधिकारी के द्वारा उनकी क्या की जा सकती है? ओरल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ओरल एग्जामिनेशन। और ये जो ओरल एग्जामिनेशन हुआ, जो इंटरोगेशन हुआ है, यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। यानी वह व्यक्ति जो है, चलिए पूछ सकते हैं आप, लेकिन वो 3 तरीके के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। वो जो आया है थाने पे, 3 तरीके के क्वेश्चन, यानी जो विटनेस है जिसको आपने बुलाया है, वो 3 तरीके के क्वेश्चंस का उत्तर देने की बाउंड नहीं। पहला कौन सा है? यानी उस क्वेश्चन का अनुसार ऐसा है कि उसे पेनल्टी उस पर इंपोज होती हो, या उसकी प्रॉपर्टी फोरफीट होती हो, या उस पर कोई चार्ज लगता हो। सीपीएफ है, आप लोगों ने परीक्षा का नाम सुना होगा, सीपीएफ। बोलो बेटा,
C स्टैंड फॉर चार्ज, P स्टैंड फॉर पेनाल्टी, F स्टैंड फॉर फोर्फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी ऐसे प्रश्न हैं जिनकी प्रकृति ये है कि वो उसे किसी चार्ज में या किसी पेनाल्टी या उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट करे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो बाउंड नहीं है, एक्सेप्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप क्या है, बाउंड है, सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और यदि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अंतर्गत ये क्या होगा, पनिशेबल होगा। नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस विच इज पोज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट बिफोर यू। ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं देते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पनिशेबल होगा। कहां पे होगा, 179 इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत। क्लियर हो गया? तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन 3 तरीके के प्रश्नों को आप बताने के लिए बाध्य नहीं है आप। बोलो। तो पहले आपसे क्या कहा कि 60 में आप अटेंडेंस कराए, उसकी थाने पे आया है, एडजेसेंट थाने पे आया हुआ है, और 61 में उसे ओरल इंटरोगेट करते हो। लेकिन ये जो ओरल एग्जामिनेशन है, जो इंटरोगेशन चल रहा है, इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, या रिड्यूस इन राइटिंग किया जा सकता है। इसे पुलिस अधिकारी क्या कर सकेगा, लिख सकेगा, इसे लिख सकता है, या इसे ऑडियो विजुअल मेथड से रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल लगा करके आपके सामने रख दिया कि हाँ बताओ जरा उस घटना पे क्या हुई थी, तुम्हारा उससे कैसे संबंध था, कैसे जानते हो, क्या जानते हो, तो जो भी बकोगे वहां पे वो सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ये जो चीज रिकॉर्ड हुई है, ये 162 कहता है कि उस पर साइन नहीं करवाएंगे आप, जो आया है। क्या नहीं करेंगे आप, उस पर साइन नहीं लेंगे। एंड ही इज नॉट बाउंड, यानी द विटनेस इज नॉट बाउंड टू साइन whatever he has mentioned before the police officer during the investigation, during the interrogation। तो जो भी बातें वहां बताया है उसने, उस पर साइन नहीं लिया जाएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का भी कारण है कि यदि वो लिख दिया और साइन कर दिया, इसका मतलब कि बाद में उसके जाने के बाद पुलिस अधिकारी भी 4 लाइन उसमें जोड़ देगा, और आप ऑलरेडी उस पर साइन कर चुके हो, तो साइन कर चुके हो तो तुम्हारी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? और दूसरी बात, उसे हर समय इस बात का फियर होगा, इस बात का फियर होगा तो पता नहीं पुलिस अधिकारी ने क्या लिख दिया हो उसमें, कौन सी बातें जोड़ दी हो उसमें। क्योंकि यही जो विटनेस आज थाने पे आया है, यही विटनेस कभी कभी कहां पहुंचेगा, कोर्ट में पहुंचेगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के जाएगा। वहां जो बात वो बता रहा है और यहां वाले बात के बारे में सोच रहा है, तो पुलिस ने खुद ही उसकी बात को कंट्राडिक्ट करा दिया है। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे 4 लाइन अपने से जोड़ दिया है उसमें? बोलो भाई, तो ऐसी स्थिति में उस पर साइन नहीं किया है तो साहब हमने बोला ही नहीं, जो बोला है वो भी डिनाई कर सकता है वहां जाकर के। हमने कब बोला था, हमने ऐसा बोला ही नहीं, आप फालतू लिख लिए होंगे, हमको क्या पता। तो आपकी साइन नहीं है, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नहीं, दैट्स ऑल। और दूसरा पर्पज क्या है, मैं आपसे बताया था कि ये 3 तरीके के प्रश्न आपसे क्यों पूछे जाते हैं, और उन प्रश्न पूछने पर आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए भी मैंने आपको उसकी फिलॉसफी बताई थी, उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या था, कि यदि किसी व्यक्ति को यह लगेगा कि कौन सी बात बोलूंगा और मुझे चार्ज लग जाएगा, या मेरे ऊपर पेनल्टी हो जाएगी, या मेरी प्रॉपर्टी फोर्फिट हो जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति थाने पे आकर के बात बताना चाहेगा? कभी नहीं आएगा। वो हर समय इस बात के सेंस ऑफ फियर में रहेगा, बात करिए साहब हम कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या बोलने वाला है, नहीं सर हम कुछ नहीं जानते, हम देखे ही नहीं है सर, हम अंधे हो गए थे उस दिन, हमारा बिल्कुल लेवल एकदम डाउन हो गया था, हम कुछ नहीं जानते। नहीं समझ रहे आप? तो यहां पे उसे इंकरेज किया जाता है कि नहीं तुम आके बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी फोरफिट नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते तो वहां पे बताया गया है कि 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कंपेल्ड विटनेस के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं लाए होंगे आप लोग एविडेंस, कहां लाएंगे? तो 132 जो है वो कंपेल्ड विटनेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? कंपेल्ड विटनेस। इसका मतलब आपको क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी जिसका नेचर क्या है, आपकी प्रॉपर्टी को फोरफिट करता हो, जिसका नेचर ये है कि आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता हो, और जिसका नेचर ये है कि आपके ऊपर चार्ज इंपोज होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, ठीक है, यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, देख रहे हो ना, यहां पे आपको कंपेल किया जा रहा है, वहां पे आपको कंपेल नहीं किया जा रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस विटनेस इज अ कोड विटनेस। ये कौन सा विटनेस है?
ये कोर्ट विटनेस है और ये शपथ पर आया है साक्ष्य देने के लिए। किस पर आया हुआ है? जो भी बोलूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इन तो फिर बोलो, क्या दिक्कत है? बोलने आए हो ना, सत्य बोलने आए हो, तो फिर डर किस बात का? बोलो। नहीं समझे बेटा? ना समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो यहां तो आप कोर्ट विटनेस बन के आए हुए ना, सत्य बोलने के लिए आए हो ना। और वहां पे जो पुलिस आपको बुलाया है वहां पे आपसे बुलवाना शुरू कर देगा, तो कोई व्यक्ति पुलिस थाने पे जाना चाहेगा? पुलिस का सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन कि आप थाने पे चले जाना, सुबह का खाना वाना छोड़ देता है। सुबह का खाना छूट गया उसका, शाम का खाना हो सकता है डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, मतलब ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है। पुलिस ऑफिसर ने ये कह दिया कि कल आइएगा थाने पे, साहब ने बुलाया है ना। अभी जो हमारा पुलिसिया रिवाज है वो बहुत टफ है। जब तक आपसे उनका मुलाकात नहीं हो रही है तब तक बोल लो जितना बोलना हो। जिस दिन उनकी रेंज में आ गए, ठीक है, उस दिन क्या करना है? स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है, अब समझ रहे हैं ना। तो इसलिए 2-4 लोगों से हर समय बचा जाता है। पहला कौन और दूसरा? वकील और पुलिस दोनों लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा आपके हाथ में नहीं है हेल्थ, वो आपके हाथ में है नहीं। थोड़ा बहुत डाइट वाइट सही करके कर सकते हो, बाकी जाना तो है ही है। लेकिन इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, विवाद को रोक सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। समझौता कर लो। वो कह रहा है कि पानी मेरा यहीं से बहेगा, अब तुम कह रहे हो नहीं जाने देंगे, बहा के दिखाओ, तो इसी पे हो गया विवाद। विवाद किस बात का? ईगो का, प्रॉपर्टी का विवाद नहीं। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईगो, यही तो हो रहा है। अरे ठीक है, उसका भी बगल से पानी जाने दो, कितना चला जाएगा वो। अमेजन बेसिन थोड़े हो जाएगी वहां पे कि दुनिया का सबसे विस्तारित बेसिन हो गया है। अरे थोड़ी सी नाली है, जा रहा है, उसका भी पानी जाएगा, तुम्हारा जाएगा नहीं जाने देंगे। तो चलो इसी पे हो गया सब विवाद, हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात है भाई साहब यहाँ पे, लेकिन हेल्थ नहीं समझ पाओगे। चलो भैया, तो 132 रीड विथ 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जब भी पढ़े आप उसको उसके साथ पढ़ें, ठीक है ना। तो 161 रीड विथ सेक्शन 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? नहीं आया ना? आया आपको? ये तो मिला रही है कि कहा कुछ गलत अलग बता रहे हैं, वही चल रहा, कुछ अलग नहीं होगा ना। ज्यादा जो है लिख ले रहे हो, अभी कुछ मिला नहीं ज्यादा, क्योंकि पेन चली नहीं तुम्हारी। चलिए, हाँ ठीक है, चलो बेटा। तो 162 हो गया आपका, क्लियर हो गया बात। तो 154 से मैंने स्टार्ट किया था, 162 तक गया था। और फिर 163 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करते समय, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप कोई टिप नहीं दोगे। क्या नहीं दोगे? टिप नहीं देंगे। तो आप होटल में देके आते हैं, है ना, यहां पे क्या नहीं देंगे आप? एंड व्हाट इज दिस? थ्रेट नहीं होगा, कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा, कोई प्रॉमिस नहीं होगा, दैट इज अ टिप। यानी ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते समय आप क्या नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? कोई, ठीक है बेटा, कोई थ्रेट, कोई इंड्यूसमेंट, कोई प्रॉमिस नहीं होगी। यही तो है 163 में, सही चल रहा? अच्छा,